हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जीके की जो बुक आती है सिलेक्शन तक, इस एमपी जीके की सिलेक्शन तक की बुक की हम जो है आगे के चैप्टरों की आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम मल्टीपल आपके चैप्टर बात कर चुके थे, तो अभी तक हम 5 चैप्टरों की जो है लगातार बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6वें की बात करेंगे। 6 नंबर का चैप्टर है जिसमें मध्य प्रदेश की अपवाह तंत्र की नदियां, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, मध्य प्रदेश की सहायक नदियां, नदी जोड़ो परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, नदियों के किनारे शहर, प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल्स, झीलें और तालाब के बारे में जो है एक एक करके सभी टॉपिकों पर जो है बात करेंगे। ये ऐसे टॉपिक होंगे जो हम विद फोटोग्राफ के माध्यम से चीजों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की नदियों की, लेकिन इससे पहले कुछ तथ्य बात करते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। नदियों का मायका तो हमें याद हो गया, क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों दिशाओं से यहाँ पर क्या होती हैं, नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए नदियों का मायका के रूप में जाना जाता है। राज्य की प्रमुख कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे मैकाल, विंध्यन, सतपुड़ा। ये नदियों का उद्गम स्थल है, यहाँ से नदियां सबसे ज्यादा निकलती हैं। और अधिकांश नदियां कैसी हैं? मौसमी प्रवाह वाली होती हैं। वर्षा ऋतु में जल भर जाती है और शुष्क मौसम के समय जल स्तर जो है काफी मात्रा में घटता हुआ स्तर नजर आता है। तो हम ये समझ पाए नदियों का मायका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है। तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य उपनाम है ना, जैसे आपके घर के कुछ अलग अलग नाम होते हैं। चलिए सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक करके नदियों की बात करेंगे, अपनी परियोजनाओं की बात करेंगे और जलप्रपात वगैरह की बात करते चलेंगे। सामान्य परिचय की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर 207 से ज्यादा नदियों का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में है। नदियां केवल पीने योग्य पानी के लिए स्रोत नहीं होती हैं, ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में आए इंटरव्यू पूछा जाए कि नदियां केवल पानी योग्य स्वच्छ होती हैं, नहीं। इनके लिए आवागमन, मनोरंजन, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी नदियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नदियां जो है राज्य की आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक संरचना की आधारशिला होती हैं। जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरीके से किसी राज्य में जो नदियां होती हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और सामाजिक संरचना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपवाह और अपवाह तंत्र की बात करें, क्या होता है? जल का एक निश्चित वाहिकाओं या नदियों के माध्यम से प्रवाह को होना अपवाह कहते हैं, तथा इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र जो है कहा जाता है। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक मुख्य नदी में सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। मान लो ये एक नदी है, अब कई सारी नदियां इसमें आकर मिल रही हैं, तो इसे हम अपवाह द्रोणी के रूप में इसको जानते हैं। जल विभाजक किसे कहते हैं? आपने सुना होगा भारत में बहुत सारे जल विभाजक है, जैसे अरावली एक जल विभाजक है, विंध्यन सतपुड़ा एक जल विभाजक है। तो इसी तरीके से जल विभाजक क्या होता है? एक अपवाह द्रोणी, जो अपवाह द्रोणी होती है वो दूसरी अपवाह द्रोणी से पृथक करने वाले क्षेत्र, सामान्यतः पठार, पहाड़ इत्यादि हो सकते हैं, जिसको जल विभाजक कहलाते हैं। अब मान लो अरावली है, अरावली और लूनी और बनास नदियों की क्या करती है? विभाजक करती है, नहीं करती है? तो हम कहेंगे अरावली एक तरीके से जल विभाजक का कार्य करती है। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? मुख्य नदी एवं सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जो जाल का दृश्य स्वरूप होता है उसे अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। एक मोटी मोटी बातें थी जो ज्यादातर लोगों को पता होती है। एक हम मोटी मोटी नजर ये भी मान लेते हैं मैप पर, है ना, कौन सी नदी कहां से है। तो अगर एक मान के चले हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सीमा आप समझ गए। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की सीमा आपकी मध्य प्रदेश से लगती है। यहां पर देखा जाए चंबल नदी है, चंबल नदी के पश्चिम में बनास नदी है, फिर यहाँ पर कूनो नदी, सिंध नदी, यमुना नदी आपकी उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, केन नदी, टोंस नदी, सोन नदी, सोनार नदी, बेतवा नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, छिप्रा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, यहाँ माही नदी, नर्मदा नदी, तवा नदी, वर्धा नदी, ताप्ती नदी, पेंच नदी, वैनगंगा नदी, और यहाँ पर आपकी सारी नदियां हमने कवर कर ली। अब मैंने बताई क्यों है नदियां आपको? इसलिए बताई है जो आप मैप रखकर बैठे होगे ना, उस मैप पर आप भी अपनी नदियों को एक नजर मार रहे होगे। नजर मारने से क्या होता है, याद हो जाती है कौन सी नदी कहां पर है। अब गलती आपकी है कि आप मैप रखकर भी नहीं बैठे हो। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि डेली डेली आपको मैप के बारे में याद दिलाएं। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को जो है 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अपवाह तंत्र की बात किया तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र,
माही अपवाह्य तंत्र, नर्मदा अपवाह्य तंत्र, ताप्ती अपवाह्य तंत्र और गोदावरी अपवाह्य तंत्र। तो मध्य प्रदेश को कितने 6 अपवाह्य तंत्रों में बांटा जाता है। अब सबसे पहले हम गंगा यमुना अपवाह्य तंत्र की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह्य तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना अपवाह्य तंत्र है। राज्य के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जिले में है फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का यह अपवाह्य क्षेत्र जो है लगभग 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके अंतर्गत 3 उपतंत्र आते हैं, मतलब कि गंगा यमुना के अपवाह्य तंत्र के अंतर्गत भी आपके 3 अपवाह्य उपतंत्र जो है आते हैं। अब इसमें कौन कौन से? पहला आएगा यमुना। यमुना में चंबल, सिंध, जामनी, बेतवा, केन, धसान, बयान, यशस्विनी और कुमारी नदियां इसकी यमुना की उपतंत्र की नदियां हैं। फिर आता है टोंस। टोंस में बीहड़, होदा, ओदा, महान और बेलन नदियां प्रमुख हैं। सोन अपवाह्य तंत्र में गोपद, बनास, रिहंद, जोजला और कनहर। तो ये जो नदियां हैं इन उपतंत्र से सम्मिलित हैं, ध्यान रखना है। और यमुना, टोंस और सोन किस उपतंत्र के भाग है? गंगा यमुना अपवाह्य तंत्र के भाग है। फिर आता है नर्मदा अपवाह्य तंत्र। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह्य तंत्र है। इसका क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका 89.9% भाग जो है मध्य प्रदेश में फैला है। यह वृक्षनुमा अपवाह्य प्रतिरूप का उदाहरण है। जिस तरीके से वृक्ष होता है उसी तरीके से वृक्षनुमा नर्मदा अपवाह्य तंत्र का प्रतिरूप का उदाहरण है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलकर भिरन से बहते हुए भड़ोज के समीप खम्मात की खाड़ी में यह नर्मदा नदी जो है गिरती है। इसके बाएं भाग में 22 नदियां और दाएं भाग से 19 सहायक नदियां मिलती हैं। ध्यान रखना है, अगर इसके हम लेफ्ट वाले भाग से बात किया तो 22 नदी और राइट वाले भाग से की जाए तो 19 नदियां नर्मदा नदी अपवाह्य तंत्र से मिलती है। नेक्स्ट आता है ताप्ती अपवाह्य तंत्र। ताप्ती एवं उसकी सहायक नदियों से द्वारा निर्मित तंत्र को ताप्ती अपवाह्य तंत्र कहते हैं। मध्य प्रदेश में कितने अपवाह्य तंत्र हैं? मध्य प्रदेश में 6 अपवाह्य तंत्र हैं। कौन सा? गंगा यमुना, नर्मदा, ताप्ती। बाकी की और भी हम पढ़ेंगे। नर्मदा के समानांतर भ्रंश में बहते हुए खम्मात की खाड़ी में ये भी गिरती है। इसका अपवाह्य तंत्र की बात की जाए, जो अपवाह्य क्षेत्र है वो 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 9800 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में फैला है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे पूर्णा, गिरना, अनेर, अंबोरा, उतावली और कालीभीत इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद आता है गोदावरी अपवाह्य तंत्र। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के सहयोग से निर्मित इस अपवाह्य तंत्र को भी गोदावरी अपवाह्य तंत्र कहते हैं। मध्य प्रदेश की 5 उप बेसिन हैं। कौन कौन से? बेनगंगा, बांग, बावनथड़ी, पेंच और काहनन। ये उप बेसिन जो है किसके हैं? गोदावरी अपवाह्य तंत्र के बेसिन हैं। मध्य प्रदेश के कुल अपवाह्य क्षेत्र का 23,388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आता है माही अपवाह्य तंत्र। माही अपवाह्य तंत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, माही एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित। इसकी बात की जाए तो 583 किलोमीटर लंबी इस नदी माही नदी है, जो कि अपवाह्य क्षेत्र में 38,699 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसका बात की जाए तो 7,188 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में फैला है। माही की कुछ सहायक नदियां जैसे सोम, जाखम, अनास, पानम, गोमा इत्यादि। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी याद रखना है, माही नदी कैसी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। फिर आता है महानदी अपवाह्य तंत्र। यह सबसे छोटा अपवाह्य तंत्र है मध्य प्रदेश के लिए। इसका कुल क्षेत्र 154 वर्ग किलोमीटर है। महानदी की सहायक नदी जो है निर्मित हसदो नदी से है, निर्मित है। जो ध्यान रखना है, महानदी की सहायक हसदो नदी से है जो क्षेत्र है वो निर्मित है। कुछ एक पॉइंट लिखा है कि बड़ी नदियों के अपवाह्य क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, छोटी नदियों के अपवाही क्षेत्र को जल संभर या वाटर शेड कहा जाता है। तो आप समझ पाए, जो बड़ी नदियों का अपवाही क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नदी द्रोणी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो छोटी नदियों का अपवाही क्षेत्र होता है उसे हम जल संभर या वाटर शेड के रूप में जानते हैं। अब हम कुछ अलग पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे प्रमुख नदियों का वितरण के बारे में। अभी हमने अपवाही तंत्र बात की, मध्य प्रदेश में 6 अपवाही तंत्र होते हैं। नर्मदा हो गया, सोन हो गया, ताप्ती हो गया, गंगा यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, माही हो गया और आपकी महानदी। अब हम नदियों के बारे में वितरण की बात करें, जिसमें चंबल प्रमुख नदी होगी, नर्मदा, सोन, ताप्ती, बेतवा, सिंध, कैन, टोंस, माही, वैनगंगा और अन्य नदियां। इन सभी नदियों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अब आप चाहो तो इस मैप को आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना या डायग्राम बनाना हो बना लेना। ये लो, अब आप बना सकते हो उसको, मैंने जूम आउट कर दिया है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आए, आपको याद हो जाएगा, है ना वो चीजें। देखो आप, अमरकंटक एक ऐसा स्थान है जहां से
नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी भी निकलती है, आपको ध्यान रखना है ना। तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है, अमरकंटक जो है उत्तर पूरब की ओर बहने वाली नदी है। कल हमने पहाड़ियों के बारे में बात की थी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो पहाड़ियों के बारे में बात की तो शायद आप लोगों को याद हो गया होगा, वो ये नहीं हुआ अभी तक, अरे कर लिया करो याद, इंपोर्टेंट रहता है। सबसे पहले हम नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है नर्मदा नदी का, मैप रख के बैठो, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना मैप के आप लोग याद नहीं कर पाओगे एमपीजी के, मैप रख के बैठो। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी के समीप जो है नर्मदा कुंड, वहां से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात की जाए 1312 किलोमीटर है, और केवल मध्य प्रदेश में पूछी जाए कितनी है तो 1077 किलोमीटर जो है केवल मध्य प्रदेश में है। 1312 कुल लंबाई है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। देख सकते हो नर्मदा नदी जो है यहां से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी के नर्मदा कुंड से। इसकी कुल लंबाई जो गुजरात महाराष्ट्र सब जगह तक है वो आपकी 1312 है, केवल मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। इसका कुछ अन्य नाम भी है पुराने, जैसे रेवा, मेकल सुता, टॉलमी के द्वारा कहा गया था, नम्मादुश, साखरी, रिवर ऑफ प्लेजर, गिवर ऑफ प्लेजर, मध्य प्रदेश की गंगा, पवित्रता के आधार पर कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। इसका मुहाना कहाँ है भाई, निकलती तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा कुंड से है, लेकिन गिरती कहाँ है, अपना पानी कहाँ गिराती है तो खंबात की खाड़ी गुजरात में अपना पानी को गिरा देती है। अब आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में फंसी हुई है या फैली हुई है, तो आप कहेंगे उत्तर में आपकी कौन सी है, विंध्याचल है, दक्षिण में सतपुड़ा है। तो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी जो है भृंश घाटी में प्रवाहित होती है। अच्छा, नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, फिर आपकी छोटी तवा नदी, सुक्ता नदी और गोई नदी है। अगर हम बात करें उत्तर की ओर से तो बरगी बांध बना हुआ है, तो बरगी बांध बना है, हिरन नदी, बारना नदी, कोलार नदी, मान नदी और हथनी नदी। यहाँ पर कुछ बांध भी बने हैं नर्मदा नदी पर ही, जैसे अगर हम बात की जाए जैसे बरनी बांध बना है, दूसरा तवा बांध बना है, तीसरी बात की जाए यहाँ पर इंदिरा सागर बांध बना है, यहाँ पर बात किया तो सरदार सरोवर बांध बना है। तो कुछ कुछ जो बांध हैं वो इंपोर्टेंट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियों, जो दाएं तरफ से 19 नदी मिलती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख नदी, जैसे हिरन, हथनी, तिंदोली, बारना, कोलार, कारम, चंद्रकेशर, चोरल, मान, ऊटी। नर्मदा नदी के बाएं से शेर, शक्कर, देनवा, गंजाल, तवा, दूधी, बंजर और बन्नार। टोटल जो सहायक नदियां नर्मदा नदी की हैं वो 41 नदियां नर्मदा नदी से मिलती हैं। 41 नदियां टोटल जो है नर्मदा नदी से मिलती हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। अब आप सोचिए केवल एक नदी से। कुछ नदी की बात करेंगे हम एक एक लाइन में, जैसे तवा नदी की बात की जाए तो महादेव पर्वत से निकलती है, 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मुहाना जो है बांद्रा भान नर्मदापुरम में ये अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी ही है। तवा पुल और तवा परियोजना 1000 मेगावाट की इस पर ही बनी हुई है। नेक्स्ट आती है शक्कर नदी। शक्कर जो है अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से निकलती है, 161 किलोमीटर लंबी है। नरसिंहपुर नर्मदा में यह क्या करती है, मुहाना बनाती है। चिंकी परियोजना व नर्मदा के संगम पर प्राचीन संगलेश्वर महादेव मंदिर पर यह स्थित है। नेक्स्ट आता है सीतारेवा। सीतारेवा जो है छिंदवाड़ा के छिंद क्षेत्र से निकलती है, गाडरवाड़ा नर्मदा में अपना मुहाना बनाती है, मतलब कि नर्मदा में विलीन होती है। स्थानीय नाम इसको बराही गंगा कहते हैं और सावल खेड़ा इस पर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट आती है मान नदी। ये सभी ज्यादातर किसकी नदियां हैं, शायद ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं, है ना, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं जो इंपोर्टेंट है। मान नदी का उद्गम धार से होता है, 89 किलोमीटर की लंबाई है, नर्मदा में अपना मुहाना बनाती है, मान परियोजना इस पर स्थित है। फिर आती है गार नदी। गार नदी सिवनी जिले के लखनादौन से निकलती है, नर्मदा में अपना मुहाना बनाती है। फिर आती है हिरन नदी। हिरन नदी जबलपुर के कुंडम से निकलती है, जबलपुर की नरसिंहपुर सीमा पर नर्मदा में अपना मुहाना बनाती है। कटंगी और सीहोर किनारे इसके बसे शहर है, तो कटंगी और सीहोरा जो है आपके हिरन नदी के किनारे ही बसे हैं। फिर आती है दूधी नदी। दूधी नदी छिंदवाड़ा के पातालकोट से निकलती है और नरसिंहपुर के पासी घाट में मुहाना बनाती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से यह प्रवाहित होने वाली दूधी नदी है। तो कभी एग्जाम में आए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, दूधी नदी ही प्रवाहित होती है।
चलिए, अब कुछ परियोजनाएं हैं और जिला है, कौन सी परियोजना किस जिले से संबंधित है। जैसे बरगी अवंतीबाई जबलपुर जिले में है, ओमकारेश्वर खंडवा जिले में है, इंदिरा सागर खंडवा जिले में है, देजला देवड़ा खरगोन जिले में है, लोअर गोई बड़वानी जिले में है, महेश्वर खरगोन जिले से है, शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे जोबट परियोजना भी कहते हैं अलीराजपुर में है, और सरदार सरोवर गुजरात में है। एक बार फिर पढ़ लो, याद कर लो, बरगी जबलपुर में, ओमकारेश्वर खंडवा में, इंदिरा सागर खंडवा में, आपकी देजला देवड़ा खरगोन में, लोअर गोई बड़वानी में, महेश्वर खरगोन में, शहीद चंद्रशेखर आजाद जिसे जोबट परियोजना भी कहते हैं अलीराजपुर में, सरदार सरोवर गुजरात में है। अब जलप्रपात है और जिला है, कौन सा जलप्रपात कहां पर है। जैसे कपिल धारा का उद्गम 8 किलोमीटर का फैला है, अनूपपुर में इसका उद्गम जो है होता है, जिला से संबंधित है कपिल धारा। दुग्ध धारा का संबंध भी अनूपपुर जिले से है। धुआंधार भेड़ाघाट का संबंध जबलपुर से है, ध्यान रखिएगा। सतधारा नरसिंहपुर में है। मानधाता और दर्दी खंडवा में, ये दोनों अलग अलग हैं, मानधाता दर्दी खंडवा जिले में है। सहस्त्रधारा महेश्वर में है और जारवानी गुजरात में स्थित है। कपिल धारा अनूपपुर में, दुग्ध धारा अनूपपुर में, धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर में, शतधारा नरसिंहपुर में, मानदाता दर्दी खंडवा में, सहस्त्रधारा महेश्वर में और जारवानी गुजरात में। कुछ घाट है, जैसे संग्राम घाट मंडला जिले में है, गवारी घाट और तिलवारा घाट जबलपुर में है, सेठानी घाट नर्मदापुरम में है, सांडिया घाट नर्मदापुरम में है, बरमान घाट नरसिंहपुर में है। याद रखना है, महेश्वर घाट जिसे सबसे बड़ा घाट के रूप में जाना जाता है, खरगोन जिले में स्थित है। यहाँ पर कुछ बात करेंगे, जैसे नर्मदा जयंती कब मनाई जाती है, तो हर साल माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में की सप्तमी तिथि पर नर्मदा जयंती मनाई जाती है। 2025 में 4 फरवरी को नर्मदा जयंती को मनाया गया था। यहाँ पर लिखा है कि आपको पता है, मतलब कुछ इंपोर्टेंट वर्ड है। नर्मदा बेसिन का लगभग 88.14% भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। 2022 में क्वेश्चन आया था। भारत में नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, ध्यान रखना है। किसकी परिक्रमा की जाती है? एकमात्र नदी नर्मदा की। अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र या पुरुष कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके इंटरव्यू में या प्री में डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैप बना हुआ है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है ना, और कुछ यहाँ पर जो है जिलों के नाम है, लेकिन यहाँ पर हम जलप्रपात देख लेते हैं। तो डिंडोरी के पास में ही कपिल धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात है। अगर हम बात करें, यहाँ जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है, नरसिंहपुर में सतधारा जलप्रपात है। वहीं बात किया ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर बांध और जलप्रपात है। बात की जाए खंडवा में मानधाता जलप्रपात है, दर्दी जलप्रपात है। खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात है। भरूच में बात किया तो जगबानी जलप्रपात जो कि गुजरात राज्य में। अलीराजपुर में जोबट परियोजना, जिसे हम अलीराजपुर परियोजना शहीद चंद्रशेखर परियोजना के रूप में जानते हैं। सरदार सरोवर बांध भी आपको ध्यान रखना है ना, अलीराजपुर में ही है। आपकी महेश्वर बांध खरगोन में है। इंदिरा सागर बांध खंडवा में है। ओमकारेश्वर बांध ओमकारेश्वर में है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर बरगी अवंतीबाई बांध जबलपुर में है। तो कुछ बांध थे, कुछ जलप्रपात थे। मैप के माध्यम से भी हमने पढ़े और डिटेल के माध्यम से हमने यहाँ पर पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम विशेषांक। अब क्या विशेषांक है? नह नदी वृंस घाटी में बहने वाली देश की सबसे बड़ी नदी है। अब किस नदी की बात की रही है? अभी नर्मदा नदी की ही बात की जा रही है ना। बीच में वो तो आ गए थे टॉपिक जो नर्मदा नदी के आसपास चीजें फैली हुई थी, तो हमने वहां पर भी वो चीजें कवर की। अब कवर क्यों की? क्योंकि आप मैप रख के बैठे हो, तुरंत आपने हेडलाइन भी हाईलाइट किया होगा। जितने भी वहां पर घाट थे, जितने भी जलप्रपात थे, सारे नर्मदा नदी से ही संबंधित थे, इसीलिए वो चीज आई थी। और नेक्स्ट हमारी फिर चंबल नदी आएगी। पहले नर्मदा नदी के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या? यह नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली देश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की है 5वीं सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। कौन सी? नर्मदा। तो भारत की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी नदी है और भ्रंश घाटी में बहने वाली देश की सबसे बड़ी नदी है। यह अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य में गहरी कंदराओं का निर्माण करती है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। यह बिंदन पहाड़ियों को काटकर मानधाता, मार्बल रॉक्स भेड़ाघाट और मुकुरता जैसे गार्ज का कटाव भी बनाती है। 2021 में क्वेश्चन आया है। यह नदी वृक्षाभ मतलब कि वृक्षनुमा आकृति का प्रतिरूप का निर्माण करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 73 के अंतर्गत गुजरात में क्रूज परिवहन के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध में शुरुआत किया गया था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यही पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1985 में। हथनोरा जो कि सीहोर में है, डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा नर्मदा मानव के जीवाश्म की खोज की गई थी। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर अरब सागर तट पर
27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं, उसका निर्माण करती है। एक आध किलोमीटर का नहीं, 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम चंबल नदी की। नर्मदा नदी के बारे में बहुत डिटेल में बात होगी। चंबल नदी का सबसे पहले मैप से समझते हैं। महू जूनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और यमुना नदी में यह जो है उत्तर प्रदेश में इटावा के पास क्या करती है, अपने पानी को विलीन कर देती है। चंबल नदी की बात की जाए तो पुराना नाम इसका क्या है चंबल नदी का, तो हम कहेंगे पुराना नाम इसका चरमावती, और ये इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है। चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, ये चंबल नदी के नाम है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट मध्य प्रदेश की नदी है। इसका उद्गम जो है जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से होता है। 965 किलोमीटर की लंबी है। कितना, 965 किलोमीटर की जो है लंबी है। इसका प्रवाह की बात किया है तो इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर उपरांत राजस्थान में प्रवेश तथा फिर श्योपुर, भिंड, मुरैना से होते हुए इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। तो आप ऐसे समझो इसको कि पहले यह इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर में बहती है मध्य प्रदेश में ही, फिर उसके बाद एक समय के बाद आप राजस्थान में प्रवेश करती है थोड़ी दूर, फिर उसके बाद फिर से पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसमें श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए इटावा के पास यमुना नदी में जो है मिल जाती है। इस पर इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, कूनो नदी, और फिर इसकी दूसरी साइड से बनास नदी, सिवना नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल नदी पर ही घड़ियाल, चंबल घड़ियाल केंद्र स्थित है। चंबल नदी पर ही चूलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी पर ही जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान बना हुआ है। चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान बना है। चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो चंबल नदी पर 3 बांध बने हैं, जिसमें से 2 बांध राजस्थान में है, एक बांध गांधी का कहां पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए बात करेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदी जैसे क्षिप्रा। क्षिप्रा का पुराना नाम अवंती है और क्षिप्रा की अगर बात की जाए कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। बड़ेश्वर कुंड, काकड़ी, बर्दी, इंदौर से क्षिप्रा नदी भी निकलती है और अपना जो मुहाना है वो कोटा में चंबल नदी में प्रवाहित हो जाती है। कुछ विशेष इसके बारे में, खान एवं गंभीर क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। उज्जैन रामघाट इसके किनारे पर स्थित है और क्षिप्रा लिंक परियोजना 2014 में पूर्ण हो चुकी है। नेक्स्ट आती है तुंबड़ नदी। तुंबड़ नदी का उद्गम जो है मंदसौर से होता है और मंदसौर में ही चंबल के पास ही अपना मुहाना भी बनाती है। किनारे पर खड़ेरिया मारू और पार्लिया मारू प्रागैतिहासिक बस्तियां यहाँ पर तुंबड़ नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट नदी आती है काली सिंध नदी। इसका जो उद्गम है वो देवास से होता है, पागली गांव से। 150 किलोमीटर लंबी है। नरोरा राजस्थान में है, अपना चंबल नदी में मुहाना एक तरीके से बना लेती है या मिल जाती है। देवास इसके किनारे एक बसा शहर है और नेवज प्रमुख इसकी सहायक नदी है। तो जो काली सिंध नदी है देवास इसके तट पर बसा है, नेवज काली सिंध की प्रमुख सहायक नदी है। फिर आती है सिवना नदी। सिवना राजस्थान में इसका उद्गम होता है, मंदसौर में चंबल में इसका मुहाना है। मंदसौर इसके तट पर स्थित है सिवना नदी के, और अष्टमुखी पशुपति नाथ का मंदिर आपकी सिवना नदी पर ही स्थित है। फिर नेक्स्ट आती है पार्वती नदी। सीहोर अष्टा से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में चंबल में इसका मुहाना है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना 11 जिलों में सिंचाई के लिए जानी जाती है। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना 2018 में शुरुआत की गई थी। फिर आती है कूनो। कूनो नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल में इसका मुहाना है। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। तो कभी आता है एग्जाम में कि कूनो नदी पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए फिर आती है बनास नदी। बनास नदी जो है कुंभलगढ़ राजस्थान से निकलती है, 512 किलोमीटर लंबी है। रामेश्वर राजस्थान में मुहाना बनाती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी ही है। कभी एग्जाम में आए तो बता सकते हो। चंबल की सहायक नदी सबसे बड़ी बनास है और यह एक मरुस्थली नदी है जो कि राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही चंबल में अपना मुहाना बनाती है। फिर आती है अंतिम की सीप नदी जो कि श्योपुर से निकलती है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में मुहाना बनाती है। बंजारा बांध सीप नदी पर ही स्थित है। चंबल घाटी परियोजना के बारे में अगर बात करें, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। इसका जो प्रारंभ है मध्य प्रदेश में 1953-54 में प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना के तहत चंबल नदी के कुछ प्रमुख बांध है, जिसमें गांधी सागर बांध जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में 172 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। फिर आता है जवाहर सागर कोटा राजस्थान में भी है, 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है।
चंबल नदी के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र देवरी मुरैना में बना हुआ है। डॉल्फिन को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी 325 किलोमीटर में बहती है। महाभारत में राजा रतिदेव द्वारा इसका उद्गम का वर्णन मिलता है। चंबल नदी पर कुछ प्रमुख जलप्रपात है, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, हम तो यही कहेंगे वेरी इंपोर्टेंट है, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। झांडी दहाय ये इंदौर जिले में है, चंबल नदी पर है। शीतला माता इंदौर जिले में, चंबल नदी पर है। पाताल पानी 18 मीटर है, इंदौर में ही है, ये भी चंबल नदी पर ही है। चूलिया, अब इसमें चूलिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चूलिया 18 मीटर का है, ये भी भैंसौरगढ़ कोटा राजस्थान की सीमा पर यह स्थित है। झांडीदा इंदौर में, शीतला माता इंदौर में, पाताल पानी इंदौर में। चूलिया चंबल नदी पर है, भैंसौरगढ़ कोटा राजस्थान में यह जलप्रपात है। कुछ एग्जाम्स की पॉइंट से इंपोर्टेंट कुछ शब्द हैं, जैसे बैराज राजस्थान में कोटा जिले में है, परंतु इसका लाभ राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से को भी मिलता है। तो कभी आ जाए कि बैराज कहाँ है, राजस्थान की कोटा जिले में है, लेकिन इसका लाभ मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों को मिलता है। कोटा बैराज चंबल घाटी परियोजना का प्रमुख बांध है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी आदि जिलों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हमारी नदी आती है सोन नदी। सोन नदी की बात क्यों करेंगे भाई, सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इतिहास में। अनूपपुर जिले के अमरकंटक के सोनमुड़ा से है जो है सोन नदी निकलती है, जहां से ही अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है, वहीं से सोन नदी भी निकलती है, ध्यान रखिए। तो अमरकंटक से यह आपकी उत्तर पूरब की ओर जा रही है, वहीं पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, लेकिन कुछ स्रोतों में 784 किलोमीटर कहा गया है, लेकिन सोन नदी मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर में बहती है। सोन नदी के पुराने नाम या अन्य नाम की बात किया तो नंद, सुवर्ण, शोवा टॉलमी, हिरण्यवाह और सोन पालिका भी कहते हैं। इसका प्रवाह की बात किया कहां कहां बहती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, झारखंड में बहती है, बिहार में बहती है, और बिहार में ही पटना के पास दानापुर में या गंगा में मिल जाती है। दानापुर में जो गंगा आती है, आ रही है, उसमें जो है यह नदी जो है मिल जाती है। मध्य प्रदेश में प्रवाह बघेलखंड, पठार, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली जिले में इसका प्रवाह है। इसकी सहायक नदी की बात किया तो बाएं से जोहिला, घग्गर, छोटी महानदी। तो बाएं से कौन सी मिलती है, बाएं से मिलती है जोहिला, घग्गर और छोटी महानदी इससे जो है मिलती है। जैसे छोटी महानदी मिल जाएगी, जोजिला मिल जाएगी, और आपकी यहाँ पर एक घग्गर नदी भी और है, वो भी मिल जाएगी। अब बात की जाए दाएं से तो गौपद, बनास, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल मिलती है। देख सकते हो बनास नदी, गौपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी और नॉर्थ कोमल नदी, उत्तरी कोयल नदी भी इससे मिलती है। अच्छा, आपको याद रखना है सोन नदी पर ही कुछ बैराज बने हैं, जैसे इंदपुरी बैराज बिहार में बना है, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, और आपका कोयल घर बैराज आपके ये भी आपके किस पर है, सोन नदी पर ही स्थित है। तो कुछ आपके जो बैराज हैं या आप कह सकते हो कि परियोजना है वो सोन नदी की प्रमुख है। सोन नदी की अगर सहायक नदियां की एक बात करें, जोजिला जो है अमरकंटक से निकलती है, मानपुर, उमरिया में इसका समापन होता है। जल का प्रयोग जो है संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र के लिए किया जाता है। एक आती है रिहंद नदी, वो भी आपकी सोन की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उत्तर प्रदेश में इसका मुहाना है, और रिहंद परियोजना इस पर रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय सबसे बड़ा कृत्रिम मानव के द्वारा बनाया गया जलाशय जो रिहंद नदी पर ही स्थित है। परियोजना है बाण सागर परियोजना, यह कहां पर है, यही मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है, देवलौंद शहडोल में। एक है इंदपुरी बैराज, ये आपकी बिहार से संबंधित है। अब हम बात करें कुछ इसके पॉइंट के बारे में, है ना, पॉइंट कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट की बात करें, सोन घड़ियाल केंद्र सीधी शहडोल जिले में स्थित है। कादम्बरी बाणभट्ट की जो रचना है वो नर्मदा सोन प्रेम कथा का ही वर्णन बताती है। जो कादम्बरी जो रचना है ना बाणभट्ट की, इसमें नर्मदा सोन नदी का ही प्रेम वर्णन बताया गया है। सोन नदी न्यायाधिकरण 2011 में सोन विवाद निपटाने के लिए गठित किया गया था। डेहरी आन सोन में 5 किलोमीटर तक चौड़ी है। इस पर नेहरू ब्रिज भी बना है बिहार में। तो सोन नदी पर नेहरू ब्रिज पूछा जाए कहां बना है, बिहार राज्य में बना हुआ है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे बनास नदी चंबल की एक सहायक नदी है, साथ ही बनास नदी सोन के रूप में भी जानी जाती है। तो ध्यान रखना है, बनास नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। एक बनास नदी है जो राजस्थान से निकलती है, चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखना है, और एक बनास नदी है सोन की सहायक नदी है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, तो बैतूल जिले के मुल्ताई चोटी से निकलती है। तो बैतूल जिले की मुल्ताई चोटी से ताप्ती नदी का क्या होता है, उद्गम होता है।
कितने किलोमीटर में फैली है? 724 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है और 279 किलोमीटर में मध्य प्रदेश में फैली है। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र ताप्ती नदी का कहां पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। ताप्ती नदी के कुछ पुराने नाम है जैसे शूरपुत्री, शूरसुता, तापी, पयोसड़ी, गर्म जल वाली, नन गोना टोलमी के द्वारा कहा गया। प्रवाह क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश में बैतूल बुरहानपुर जिले में है। महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर में बहती है, गुजरात में 175 किलोमीटर बहती है। तो सबसे ज्यादा जो है आपकी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। खंबात की खाड़ी में जो है अंतिम में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे पूर्णा, गिरना, अमरावती, बोरी, कालीभीत, शिवा। इस पर परियोजना भी है। अगर परियोजना की बात करें तो उकाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है ताप्ती नदी पर, 300 मेगावाट की है, गुजरात में है। पारस डोहे बांध जो है बैतूल में बना है और हटनूर बांध जो है महाराष्ट्र में। चलिए अब हम मैप के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं, फिर पॉइंट पे बात करेंगे। ताप्ती नदी को बीहड़ का निर्माण भैंसदेही पठार ताप्ती नदी पर ही। पारस डोहे बांध बैतूल मध्य प्रदेश में है। अगर हम बात करें काकरा पार परियोजना गुजरात में है, उकाई परियोजना भी गुजरात में है, हटनर बांध आपके महाराष्ट्र में है। समझ गए? अब आपको यह रखना है ताप्ती नदी की गिरना, बेनगंगा, पूर्णा और बोरी सहायक नदियां हैं। दूसरी तरफ से कालीभीत, शुक्ता और अरणावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें इसके विशेष के बारे में तो इसके तट पर बैतूल, नेपानगर, बुरहानपुर, भुसावल और सूरत स्थित है। अभी देखो ये नाम भी लिखे हैं, मैं भूल गया था बताना। बैतूल, हरदा, नेपानगर, बुरहानपुर, सूरत इस पर बसे हुए प्रमुख नगर हैं। राजघाट परियोजना बुरहानपुर ताप्ती नदी पर ही स्थित है। काकरापार परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर ही स्थित है। सतपुड़ा अजंता श्रेणी के बीच भ्रंश से यह प्रवाहित होती है। ध्यान रखना है, देखो सबसे ऊपर आपकी क्या होने जाएगी? आपकी विंध्य न जाएगी। इसकी दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? भाई नर्मदा नदी बहती है। अब इसके दक्षिण में कौन सी बनी है? सतपुड़ा पर्वतमाला बनी है। फिर इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। तो आपके लिए क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी श्रेणी है? आप कहेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? पहली नर्मदा है। दूसरी कौन सी है? दूसरी ताप्ती है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व ताप्ती रिजर्व बैतूल में ही स्थित है। अच्छा एक नदी आती है पूर्णा नदी, ये इंपोर्टेंट है। पूर्णा नदी जो है पोरखनी गांव बैतूल से निकलती है। महाराष्ट्र में ताप्ती नदी में अपना मुहाना बनाती है और मां पूर्णा का भव्य मंदिर पूर्णा नदी पर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम बेतवा नदी की, और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इसका बहुत जड़ा संबंध है। बेतवा नदी जो है रायसेन जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से। कभी गांव आ जाए तो कुमरा गांव रायसेन से जो है निकलती है। 590 किलोमीटर में है फैली है बेतवा नदी, जिसमें से मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर चलती है। इसका प्राचीन नाम बेत्रवती, शिव की पुत्री, वेश एवं बंध्यावटी इसका पुराना नाम है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात किया है तो रायसेन, भोजपुर, सांची, विदिशा, ओरछा से होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। तो यहां से कहां पर? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और यमुना में हमीरपुर के पास में जो है अपना विसर्जित हो जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे दाएं साइड से बीना, धसान, जामनी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है जामनी नदी। बाएं से बेस, हलाली नदी है, ध्यान रखना है। अब इसका हम बात करें जैसे धसान नदी हो गई, जामनी नदी हो गई, है ना, बीना नदी हो गई, ये हलाली नदी हो गई। अच्छा इस पे कुछ जलप्रपात भी बने जैसे भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात आपकी किस पर बना है? बेतवा नदी पर। सम्राट अशोक परियोजना कहां पर है? भाई बेतवा नदी पर। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर है। पारीछा बांध, पारीछा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है बेतवा नदी पर ही। तो भाई आपकी कुछ परियोजनाएं हैं वो आपको याद रखना है बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम जैसे हलाली परियोजना सम्राट अशोक नगर में है, विदिशा जिले में है, मध्य प्रदेश की परियोजना है। अब बात की जाती है राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध, लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं इसको हम, ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर आती है माता टीला बांध, ये 1957-58 संबंधित है, ललितपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर आती है पारीछा बांध, ये झांसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की परियोजना है। तो देखो आपको याद रखना है पारीछा बांध की बात किया तो उत्तर प्रदेश की परियोजना है, हलाली परियोजना की बात किया तो मध्य प्रदेश की परियोजना है, जबकि राजघाट और माता टीला ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की परियोजनाएं स्थित है। जलप्रपात की बात किया तो बीना नदी पर सागर के राहतगढ़ में भालकुंड जलप्रपात स्थित है और ये एग्जाम से पॉइंट से वेरी इंपोर्टेंट बहुत आता है।
हम बात करें बेतवा नदी की, अगर हम कुछ पॉइंट की, जैसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं इसको, बेतवा नदी को, और बुंदेलखंड की इसको जीवन रेखा कहा जाता है। ओरछा में इसके तट पर कंचना घाट स्थित है, जिसे सतधारा के नाम से जाना जाता है। 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना संचालित की जा रही है। देवगढ़ बेतवा का आइलैंड है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। धसाना नदी के बारे में कुछ समझें तो रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है। हरपालपुर महोबा में लहचूरा बांध इसी पर धसा नदी पर ही बना हुआ है। ध्यान रखना है, छोटे से नाम है हरपालपुर महोबा, है ना, एग्जाम में आ सकते हैं। हरपालपुर महोबा में लहचूरा बांध धसाना नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारी सिंध नदी। सिंध नदी के बारे में बात करें तो सिंध नदी जो है उसका उद्गम विदिशा जिले की लटेरी तहसील से 470 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। तो विदिशा जिले से इसका उद्गम होता है सिंध नदी का लटेरी तहसील से। और कहां पर प्रवाहित होती है? यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में जो है मिल जाती है। तो प्रवाह इसका मध्य प्रदेश में कहां कहां है? विदिशा में है, गुना, शिवपुरी, दतिया से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के पास, ये भी यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां पाहुज, कुंवारी, माहुर, नन, कुंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गुना जिले को दो भागों में यह नदी बांटती है। दतिया सिंध नदी के तट पर रतनगढ़ और सनकुआ का मेला जो है सिंध नदी पर ही लगता है। शिवपुरी जिले में इसी पर मड़ी खेड़ा बांध मोहिनी सागर परियोजना भी सिंध नदी पर ही स्थित है। बात की जाए सिंध नदी पर ही सकर मछली भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल की बात किया तो सिंध नदी पर ही स्थित है। अच्छा, अगर हमने आपसे बात की तो मड़ी खेला हुआ, अटल सागर बांध हुआ, ये शिवपुरी में है। मोहिनी सागर बांध आपके कहां पर है? मोहिनी सागर बांध, मोहिनी सागर बांध आपके भाईजा ये भी शिवपुरी में है। बात की जाए पावा सुल्तानगढ़ भूरा खान जलप्रपात, ये आपके किस नदी पर है? सिंध नदी पर ही स्थित है। रतनगढ़ मंदिर, शनकुआ मेला, ये भी आपके सिंध नदी पर ही लगते हैं। फिर आता है कुंवारी नदी। भाई कुंवारी नदी के बारे में बात समझे तो इसके कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी के पठार से होता है और यह इसका समापन इटावा के पास सिंध नदी में इसका मिल जाती है। तो कुंवारी नदी देखो इसका उद्गम कहां से हुआ? शिवपुरी के पठार से हुआ और ये जो है इटावा के पास कहां पर? सिंध नदी में मिल गई। इसी तरह जैसे पाहुज नदी भी देखोगे आप तो पाहुज नदी भी इटावा के पास सिंध नदी में ही मिल जाती है। तो सिंध नदी की बेटी का दर्जा दिया जाता है कुंवारी नदी को। कभी अगर एग्जाम में आए या इंटरव्यू में पूछ लिया है या कभी भौकाल बनाना हो, ऐसे पूछ लो सिंध नदी की बेटी किसको प्रदा प्राप्त है? कौन सी नदी को सिंध की बेटी कहा जाता है? बोले कुंवारी को कहा जाता है, याद रखो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा केन नदी। केन नदी का जो उद्गम है कटनी जिले की रीठी तहसील के आहिर गांव में कैमूर की पहाड़ी से होता है। यार इतना बड़ा याद करने से अच्छा इतना याद करो, केन नदी का उद्गम कटनी जिले से होता है। कभी आ जाए कहां से होता है तो कैमूर की पहाड़ी से होता है, बात खत्म, है ना। लंबाई 427 किलोमीटर लंबी है, 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में फैली है। इसका पुराना नाम केन नदी का शक्तिमती, दीर्णावती, श्रवेणी, कर्णवती है। इसका प्रवाह छतरपुर पन्ना से होते हुए उत्तर प्रदेश में बांधा जो है वहां पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो बांधा में यमुना नदी में जो है अपना मुहाना बना लेती है और यह कटनी जिले से इसका जो है उद्गम केन नदी का होता है। बात की इसकी सहायक नदियां में तो सोनार, बेवस, मीर हसन, कटनी, श्यामरी, ब्यारमा, उर्विल इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस पर जलप्रपात भी है। छतरपुर में इसका जलप्रपात रनेह जलप्रपात है। देखो इंपोर्टेंट है, रनेह वाटरफॉल्स कहाँ है? छतरपुर में है। गाथा और पांडव कहाँ है? पन्ना जिले में है ना, पन्ना जिले में है। अब देखो अब आपको रखना हो तो स्नेह जलप्रपात कहाँ है? आप कहेंगे छतरपुर जिले में है। आ जाए भाई पन्ना आपका यहाँ पर कौन सा था? गाथा और पांडा, यहाँ पे लिखा नहीं है। अच्छा, गाथा और पांडा कहाँ है? भाई पन्ना जिले में है। तो आपको ऐसे याद कर लो। पलटन विभाग के द्वारा सुंदर नदी का दर्जा जो है केन नदी को दिया गया है। केन घड़ियाल केन नदी पर पन्ना छतरपुर सीमा पर ही बना हुआ है। तो अगर बात करें जैसे गंगेऊ बांध आपकी किस नदी पर है? केन नदी पर है। दादन बांध किस नदी पर है? केन नदी पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व किस नदी पर है? केन नदी पर है। केन घड़ियाल कहां पर है? केन नदी पर है। स्नेह जलप्रपात कहां है? केन नदी पर, छतरपुर में है। गाथा पांडव जलप्रपात कहां है? आप कहोगे पन्ना में, केन नदी पर ही स्थित है। चलिए हम बात करेंगे परियोजना, जैसे रनगवा परियोजना छतरपुर जिले में है। गंगेऊ बांध केन सिवरी नदी पर, पन्ना छतरपुर में है। उर्मिल परियोजना छतरपुर में है और बरियापुर बांध ये भी आपके छतरपुर में है। तो ये सभी ज्यादातर आपकी कहाँ है? छतरपुर जिले में ही स्थित है, जिनको एक बार याद कर लो। रनगवा परियोजना, गंगेऊ बांध, उर्मिल परियोजना, बरियारपुर बांध। क्या आप जानते हैं केन नदी में सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है?
किस नाम से? सजर नाम से बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। रनेह झरना केन एवं खद्दर नदियों द्वारा बनाया गया है। झरने को भारत का ग्रैंड कैनियन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट नदी की बात करेंगे, तमसा नदी या टोंस नदी। हालांकि हम टोंस नदी के नाम से ज्यादा पढ़ते हैं। टोंस नदी का उद्गम जो है झुकेही गांव के तमसा कुंड मेहर जिले में होता है। पहले सतना में था, है ना, मेहर जिला काला बन गया है। पहली वीडियो में बताया था, मेहर जिले से टोंस नदी का उद्गम होता है तमसा कुंड से। ये वाला आपका जो दिख रहा है ना, झुकेही गांव मेहर से, है ना, इसका उद्गम होता है। 320 किलोमीटर में फैली है। इसका अन्य नाम तमसा रामायण में मिलता है। टमस प्रिनास मैग्नेसिस के द्वारा दिया गया इसका नाम है। प्रवाह क्षेत्र की बात किया तो मेहर, सतना, रीवा से होते हुए प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश के सिरसा में गंगा में ये अपना मुहाना बनाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां बात करें तो बीहड़, महाना और बेलन इसकी सहायक नदियां हैं। अच्छा, टोंस नदी और बीहड़ नदी, ये दोनों नदियों को आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। क्यों करना होगा, समझते हैं। जलप्रपात बात किया, चूंकि यह नदी बिंद कगार से सहारे बहती है, इस कारण इस नदी के कई सारे जलप्रपात बनाए गए हैं। और जलप्रपात की अगर हम बात करें, 5 जलप्रपात हैं, जिसमें पूर्वा जलप्रपात रीवा में है। अब पूर्वा जलप्रपात कहाँ बना है, तो पूर्वा जलप्रपात आप देखोगे, पूर्वा जलप्रपात देखो ये रीवा जिले में है। पियाबन चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में है, ये भी आपका। तो पियाबन चचाई जलप्रपात कहां पर है आपकी, ये भी आपकी किस पर है, बीहड़ नदी रीवा में है। केवटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात कहां है, महाना रीवा में है। तो केवटी जलप्रपात की बात की जाए, ये आपका केवटी जलप्रपात, ये भी आपका महाना रीवा में है। बहुती जलप्रपात सेलर नदी मऊगंज में है, ये आपका रहा बहुती जलप्रपात। और फिर आता है घिनौची धाम जलप्रपात। घिनौची धाम जलप्रपात यहां पर लिखा नहीं है, मऊगंज अमरपाटन लिखा नहीं है, हालांकि ये भी रीवा में ही स्थित है। ठीक है, चलिए। रीवा शहर बिछिया नदी के तट पर बसा है। रीवा शहर जो है बिछिया नदी, एक बिछिया नदी है, छोटी सी नदी है, बिछिया नदी के तट पर ही रीवा शहर जो है बसा हुआ है और बीहड़ की सहायक नदी है। सिरमौर रीवा में टोंस जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है 315 मेगावाट। माही नदी, ये माही नदी, अब देखो ये लिखा है कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा गुजर रही है, ये देखो कर्क रेखा गुजर रही है। और ये नदी जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप में, ये टाइप में कर्क रेखा जो है माही नदी को माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। खैर, हम माही नदी की बात किया तो धार जिले से निकलती है, मिंडा ग्राम से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मेहन झील से इसका उद्गम होता है। तो मिंडारा गांव के सरदारपुर धार से इसका जो है माही, एक मेहन झील है, वहां से इसका उद्गम होता है, जिसको माही नदी कहती है। 583 किलोमीटर फैली है और माही नदी उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। इस तरीके से सीधा तो ऐसे बनता है ना, तो उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। माही नदी का अन्य नाम महती, पृथ्वी की पुत्री, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा राजस्थान में कहा जाता है। फिर भाई कहां कहां है, तो धार में, झाबुआ, रतलाम से राजस्थान व गुजरात बहती हुई खम्बात की खाड़ी में यह गिर जाती है। तो झाबुआ रतलाम और यहाँ पर धार, तो धार झाबुआ रतलाम से होते हुए किसमें, राजस्थान गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं जैसे सोम नदी सहायक नदी है, जाखम सहायक नदी है, चाप सहायक नदी है, अनास सहायक नदी है और मोरेन, पानम, कूम, ये भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। परियोजनाएं, जमनालाल बजाज सागर परियोजना राजस्थान में इसी पर स्थित है। जमनालाल बजाज सागर परियोजना आपकी राजस्थान में है। कड़ाना बांध आपके गुजरात में, जो कड़ाना बांध लिखा है आपके गुजरात राज्य में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम सोम, माही और जाखम नदियों पर ही स्थित है। आप ये देख पा रहे होंगे, सोम, जाखम और माही, है ना, सोम, जाखम और माही, ये तीनों नदियां एक संगम पर आकर मिलती है, इसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। बेड़ेश्वर, 56 का मैदान माही नदी के बेसिन में ही स्थित है। कभी आ जाए 56 का मैदान कहाँ है, माही नदी के बेसिन में ही स्थित है। चलिए बात करेंगे बेनगंगा, फिर अंतिम नदी हमारी बेनगंगा होगी, फिर कुछ सहायक नदियों की बात करेंगे। बेनगंगा की बात की जाए तो मुंडारा ग्राम, पारसवाड़ा पठार, सिवनी जिले से है निकलती है। 570 किलोमीटर में बहती है। पुराना नाम बेवा, दीदी, वैना और बेड़ी इसका पुराना नाम है। सिवनी से निकलकर अर्धचंद्राकार रूप में बालाघाट से बहते हुए वर्धा नदी से मिलकर प्राणहिता में यह बदलती है और आगे चलकर गोदावरी में मिल जाती है। तो एक तरीके से यह कही जाए कि वैनगंगा जो नदी है अलग अलग बार अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे भाई यहां से निकल रही उद्गम कहां से हुआ है, शिवनी से हुआ, शिवनी से वैनगंगा का उद्गम होता है। वैनगंगा का उद्गम होने के बाद यह बालाघाट के पास क्या हो जाता है, बालाघाट के बाद वर्धा नदी से मिल जाती है
और वर्धा नदी से जब यह मिल जाती है तब प्राणहिता में बदलती है, और प्राणहिता में बदलती है आगे चलकर गोदावरी नदी में है क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कानन, पेंच, वर्धा, बांग, बाबनथड़ी, देव नदी, चंदन। तो अब देखे जाए तो देखो देव नदी, चंदन नदी, बाग नदी, बाबनथड़ी नदी, पेंच नदी, कानन नदी, वर्धा नदी, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ परियोजनाएं भी हैं, जैसे संजय सरोवर परियोजना शिवनी में है, जैसे भीमगढ़ बांध भी है, धूली बांध बालाघाट में है, मलधर जलप्रपात आपकी देव नदी पर है, राजीव सागर परियोजना बालाघाट में है, गांगुल जलप्रपात भी आपकी बेनगंगा नदी पर है, माचागोरा बांध छिंदवाड़ा में ही बेनगंगा नदी पर ही है, एक तरीके से पेंच नदी पर है ना। चलिए प्रमुख सहायक नदियों की बात अगर हम करें यहाँ पर तो वर्धा जो है वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है, बेनगंगा मिल जाती है। इसके तट पर महाराष्ट्र में पवनार और सेवाग्राम आश्रम है। फिर आती है पेंच, पेंच चुन्नार देव छिंदवाड़ा से निकलती है और यह 374 किलोमीटर काहन से महाराष्ट्र में समापन होती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से यह प्रवाहित होती है पेंच नदी। माचागोरा बांध छिंदवाड़ा में स्थित है। कानन की बात किया तो दमुचा पचमढ़ी पहाड़ी से उद्गम होता है। नागपुर में बेनगंगा में यह मिल जाती है। बेनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कानन है। बांध की बात किया छत्तीसगढ़ से निकलती है, बालाघाट के दक्षिण में बेनगंगा में समापन मिल जाती है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। बावनथड़ी सिवनी से निकलती है, बालाघाट में बेनगंगा मिल जाती है। राजीव सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है बावनथड़ी पर ही स्थित है। बात की जाए जलप्रपात तो गंगुल पारा झरना जो है बालाघाट में स्थित है। इस पर धूती बांध भी बालाघाट में ही स्थित है। बेनगंगा नदी पर 1972 में सिवनी जिले में भीमागढ़ बांध संजय सरोवर बांध का निर्माण किया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना है। मिट्टी का बांध बना है एशिया का सबसे बड़ा। यह नदी सिवनी की जीवन रेखा भी कहलाती है। क्या आप जानते हैं थावर टांडा नदी पहले नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आती थी, लेकिन अब यह बेनगंगा के जलग्रहण क्षेत्र में आने लगी है। इस पर थावर परियोजना मंडल जिले में स्थापित की गई है। तो कभी आ जाए कि थावर टांडा नदी पहले किसका जलग्रहण क्षेत्र में आती थी, तो आप कहोगे नर्मदा नदी में। अब किस में आने लगी, अब बेनगंगा के जलग्रहण क्षेत्र में आने लगी है। चलिए कुछ अन्य नदियों की बात करेंगे, जैसे कुलबेहरा नदी उमरेठ छिंदवाड़ा से निकलती है, 80 किलोमीटर दूरी तय करके पेंच नदी में मिल जाती है। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहलाती है। तमूली नदी मंदसौर के से उद्गम होता है, गांधी सागर जलाशय में मिल जाती है। चरणगंगा नदी उमरिया जिले से निकलती है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। मनिहार नदी शिवपुरी से निकलती है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। बंजर, हालो और शुक्र नदी मंडला से निकलती है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करती है। देनवा नदी नर्मदापुरम से निकलती है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। और जोबट नदी धार जिले से निकलती है, जीवाश्म डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। तो जोबट नदी धार से निकलती है, इंपोर्टेंट भी है थोड़ी सी। बात करेंगे नदियों के बारे में। उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोन और सोन। ये आपकी किससे हिसाब है? ये आपकी उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही। ये तीनों नदियां पश्चिम दिशा की बहती हैं। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हसदो है। कौन सी? हसदो है। और दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदियों की बात की जाए तो वेनगंगा, वर्धा, पेंच और कानन। ये आपकी दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। लेकिन नदियों का 5 सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नदियों के क्रम बढ़ते हैं। जैसे नर्मदा नदी जो है सबसे लंबी है, 1312 किलोमीटर की है। चंबल नदी दूसरे नंबर की है, 965 किलोमीटर की है। सोन नदी तीसरे नंबर की है, 780 किलोमीटर की है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर में है और बेतवा नदी जो है 590 किलोमीटर में है। तो एक तरीके से ये नर्मदा नदी से अवरोही क्रम में चलोगे तो आप कहोगे मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा है। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। तो आप कहोगे NCS TB। क्या हो गया? NCS को TB हो गया है। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना, अब यहां पर बात करेंगे। लेकिन यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के लिए मैं सिलेक्शन तक की बुक की ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। पहले PPT बनानी पड़ती है, PPT बनाने के बाद फिर वीडियो शूट करनी पड़ती है, फिर अपलोड करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और मध्य प्रदेश का भूगोल हम पूरा कवर कर रहे हैं। टोटल 12 चैप्टर हैं और अभी तो 6वां चैप्टर चल रहा है, सोचो। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आएगा, फिर मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा, मध्य प्रदेश के जनजाति आएंगे, फिर मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, मध्य प्रदेश के खेल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के कुछ मिशनरीज विविध आएंगे। लगभग 60 चैप्टर है पूरी इस बुक में। 60 चैप्टरों को पूरा लगवाना है और अभी 6वां चैप्टर चल रहा है, अभी 54 चैप्टर बाकी हैं।
तो मोटिवेशन देते रहो, आपको पूरी किताब की वीडियो मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात करें तो भारत में सबसे पहले इस विचार को नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए आर्थर कॉटन ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1858 में। 1858 में आर्थर कॉटन के द्वारा भारत में नदी जोड़ो परियोजना को क्या लाया गया था? विचार प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण NWDA ने इसका दायित्व भी वर्तमान में सौंपा हुआ है। चलिए, कुछ मध्य प्रदेश में नदी परियोजनाएं जोड़ी जा रही हैं, जिनमें केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2005 की है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त रूप से परियोजना है। हालांकि अभी वर्तमान में इस पर जो है समझौता पूरा हो गया और कार्य किया बहुत जोर शोरों से किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना की लागत की बात की जाए, लागत से हमें लेना देना नहीं है, वैसे 44,605 करोड़ रुपए की लागत है। यह समझौता 22 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ। इसको कुछ लाभ मिलने वाले जिले हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के 10 जिलों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, रायसेन, शिवपुरी, विदिशा, दतिया। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को 4 जिलों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश केवल 4 जिलों। मध्य प्रदेश के 10 जिलों को लाभ मिला है, उत्तर प्रदेश के केवल 4 जिलों को, जिसमें बांदा, झांसी, ललितपुर और महोबा है। आप देख पा रहे हो गंगा, ये गंगा हो गई है ना, और ये आपकी यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी जा रही है और यहीं पर केन नदी है, केन नदी, और ये आपकी बेतवा नदी। इन केन और बेतवा नदियों को यहां से जो है जोड़ा जा रहा है, इस वाले रूट से जो है जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से छतरपुर, टीकमगढ़, सिवनी, रायसेन, शिवपुरी इत्यादि जिले जो है इनको लाभ मिलेगा। तो केन और बेतवा नदी को आपस में जो है जोड़ा जा रहा है, अलग अलग नदियों को। छतरपुर में दोधन बांध बनाया जा रहा है, 77 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा है। हालांकि बन चुका है, छतरपुर में दोधन बांध जो है बन चुका है। तो कभी एग्जाम में आए कि दोधन बांध कहां पर है, कौन सा दोधन बांध कहां पर है, आप कहोगे छतरपुर में है, छतरपुर में स्थित है। 230 किलोमीटर नहर का निर्माण किया जा रहा है। 8.11 लाख हेक्टेयर में इसमें सिंचाई से सुविधा मिल जाएगी। 103 मेगावाट जल विद्युत इसमें पैदा होगी। यह जो KBLP देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी इससे किया जाएगा। इसका शिलान्यास की बात की जाए, उद्घाटन 25 दिसंबर 2024 को 25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था और दोधन बांध का नवीनतम नाम अटल बांध कर दिया गया। अब जो दोधन बांध है ना, इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका अटल बांध नाम हो गया है। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम जो है अटल बांध हो चुका है। छतरपुर जिले में स्थित है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, जो देश की पहली है। पयसी नदी घाटी परियोजना है, जो आपस में 2 नदियों को मिलाया जा रहा है। 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जा रहा है। अपने आप में एक इतिहास के लिए क्वेश्चन है। बात करेंगे इसी की तर्ज पर पार्वती काली चंबल लिंक परियोजना भी बनाई जा रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान की। तो ये आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की थी। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की है। 72,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें मध्य प्रदेश 35,000 करोड़ रुपए देगी। लाभ 6.13 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए मिलेगा। लाभान्वित होने वाले 11 जिले मध्य प्रदेश के हैं और 13 जिलों को लाभ राजस्थान के मिलेगा। इसका उद्घाटन बात किया है तो 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में किया गया है। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना की बात किया तो L&T कंपनी के द्वारा इसका निर्माण चल रहा है। तो नर्मदा पार्वती लिंक का निर्माण जो है L&T कंपनी कर रही है। 3400 करोड़ रुपए की लागत से इसका प्रारंभ जुलाई 2018 में किया गया था। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना पाइपलाइन के माध्यम से 49 किलोमीटर लंबी परियोजना है। 25 फरवरी 2014 को इसको समर्पित की गई थी। ओमकारेश्वर जलाशय से जल को छिप्रा तक इसमें लाया जा रहा है। 3000 गांवों को लाभ मिलेगा। 72 कस्बे, 16 लाख हेक्टेयर जमीन में इसको लाभ मिलने की संभावना है। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट लाभान्वित होने वाले जिले खरगोन, इंदौर, उज्जैन है। सिंचाई विस्तार जो है 50,000 हेक्टेयर तक इसे सिंचाई की जाएगी। तो देखो भाई, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं, याद कर लो। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। इसमें प्रमुख चीजें जो इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के 10 जिले को लाभ मिलेगा, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को लाभ मिलेगा। एक बात याद रखना है, इसमें दोधन बांध छतरपुर में, जिसका नया नाम अटल बांध हो चुका है। दूसरी चीज, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 100वीं जयंती पर इसका निर्माण किया गया था। पार्वती काली चंबल सिंध परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की है। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना L&T कंपनी कार्य कर रही है। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना भी आपकी मध्य प्रदेश की है। ओमकारेश्वर जलाशय से जल को छिप्रा जलाशय तक लाया जा रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और नदी बांध के बारे में। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उनको याद करेंगे।
मध्य प्रदेश की कृषि, उद्योग, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नदियों पर बांध बनाकर विद्युत, सिंचाई, जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी परियोजनाओं को जो है नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती है। जैसे में सबसे प्रमुख है चंबल घाटी परियोजना। मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से 1953-54 में प्रारंभ जो है की गई थी। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया गया था। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1954 में इसका स्थापना या इसका उद्घाटन जो है किया गया था। चंबल घाटी परियोजना जो है 386 मेगावाट की है। अब इसमें अगर हम बात करें तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर जो बांध है मंदसौर में बना है। गांधी सागर बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, ये आपके राजस्थान में है। जवाहर सागर कोटा में, ये भी आपके राजस्थान में है। गांधी सागर बांध मंदसौर में जो है 1960 से इसका उत्पादन शुरू हुआ है। बांध की लंबाई जो है 513.60 मीटर है और ऊंचाई 62 मीटर है। देखो अब इसमें पॉइंट याद करने वाले होते हैं कि कौन कौन से में याद करने हैं। तो याद ये करना है गांधी सागर बांध मंदसौर में मध्य प्रदेश में है। 1960 से इसका उत्पादन शुरू हुआ है। विद्युत क्षमता 115 मेगावाट की है। राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़गढ़ में है, 1917 से बनकर पूर्ण हुई। गांधी सागर बांध से 56 किलोमीटर यह दूर है, ये पॉइंट भी याद कर लो। इसकी लंबाई 1143 मीटर, ऊंचाई 54 मीटर, लेकिन विद्युत क्षमता 172 मीटर है। जवाहर सागर बांध की बात किया तो राणा प्रताप सागर से 23 किलोमीटर है। बांध की लंबाई 440 मीटर, ऊंचाई 45 मीटर, विद्युत क्षमता जो है 99 मेगावाट है। तो कुछ कुछ पॉइंट आपको याद करना है। और जवाहर सागर बांध, इसी बांध के आगे कोटा बैराज बांध भी अवस्थित है। कोटा ताप विद्युत केंद्र जो है जल पूर्ति के लिए जाना जाता है। अच्छा, एक इंपोर्टेंट कीवर्ड है क्या? अंबा है, मुरैना, मऊ, चंबल से निकली नहरें हैं जो चंबल संभाग में सिंचाई के लिए स्रोत के रूप में कार्य जो है करती है। फिर आती है नर्मदा घाटी परियोजना। भाई चंबल घाटी परियोजना के बाद आती है नर्मदा घाटी परियोजना। ये भी मध्य प्रदेश की वेरी इंपोर्टेंट परियोजना है। जब नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बृहद मतलब कि 30 बड़ी, 135 मतलब मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजना जो है प्रस्तावित है। अब नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं हैं। अब 30 बृहद है तो बहुत सारी होंगी, जिनमें से कुछ इंपोर्टेंट हम परियोजनाओं की बात करेंगे। इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना जो है खंडवा पुनासा में है। 1984 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 1992 में इसका उद्घाटन बनकर पूर्ण हुआ। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इंदिरा सागर बांध ही है और इसका अन्य नाम पुनासा बांध है और इसकी मध्य प्रदेश में विद्युत क्षमता जो है 1000 मेगावाट है। उसके बाद आती है तवा घाटी। ये आपकी कहां पर है? नर्मदापुरम में है। इसकी आधारशिला 1960 में रखी गई थी। इसकी विद्युत क्षमता 125 मेगावाट की 8 इकाइयों में विभक्त है। 125 का अगर आप में इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मेगावाट में इसकी तवा घाटी परियोजना की विद्युत क्षमता है, जिसमें बागरा शाखा और पिपरिया शाखा से नहरें जो है निकाली गई हैं। फिर आता है महेश्वर बांध। ये खरगोन जिले में स्थित है। इसकी विद्युत क्षमता 400 मेगावाट क्षमता प्रस्तावित है। फिर आता है ओमकारेश्वर परियोजना, खंडवा जिले के मानधाता में है। 520 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसकी बात किया तो इंदिरा सागर जलाशय में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित है और 278 मेगावाट का उत्पादन जो है प्रारंभ इसमें हो भी चुका है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी होगी? इंदिरा सागर परियोजना, तवा घाटी परियोजना, महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर परियोजना, रानी अवंती बाई सागर परियोजना, जिसे बरगी परियोजना भी कहा जाता है। 30 बड़ी परियोजनाओं में पहली पूर्ण होने वाली परियोजना है, ध्यान रखना है। बिजौरा गांव जबलपुर में बांध से निकाली गई है। इसकी विद्युत क्षमता 105 मेगावाट की है। जबलपुर शहर को पानी की सप्लाई रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे बरगी व्यपवर्तन परियोजना। बरगी जलाशय से दाएं और जबलपुर कटनी रीवा के लिए नहर निकाली गई है। इसकी विद्युत क्षमता केवल 15 मेगावाट है। फिर आती है सरदार सरोवर बांध केवड़िया, वेरी इंपोर्टेंट है, नर्मदा जिला में है, गुजरात में। नर्मदा का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध केवड़िया में है। इसका शिलान्यास, इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसकी विद्युत क्षमता 1400 मेगावाट की है। बिजली उत्पादन करती है। मध्य प्रदेश को 57% मिलता है। 2017 में राष्ट्र को समर्पित सरदार सरोवर बांध को कर दिया गया है। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी शुरुआत हुआ था। सरदार सरोवर बांध के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं के कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1985 से हरसूद ग्राम खंडवा में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थी नर्मदा बचाओ आंदोलन के? मेधा पाटकर, अरुण पटेल, बाबा आमटे और धनती राय।
इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में देखने को मिले थे। फिर हमारी आती है यहाँ पर भाई मटियारी परियोजना। मटियारी परियोजना जो है मंडला जिले में है, 2001 में बनकर यह पूर्ण हुई थी। बंजर की सहायक नदी है मटियारी नदी, इसी पर मटियारी परियोजना बनी हुई है। फिर आता है बारना परियोजना। बारना परियोजना जो है रायसेन जिले में है, बरेली तहसील में है। यह जो है सीहोर एवं रायसेन क्षेत्र में बारना परियोजना फैली है। फिर आती है सुक्ता परियोजना, जिसे भगवंत सागर बांध भी कहते हैं। 1973-84 में समय अवधि में यह पूर्ण हुई थी। इसकी जो है खंडवा जिले में स्थित यह भी, और मिट्टी का बांध के लिए सुक्ता बांध परियोजना या भगवंत सागर बांध को मिट्टी के बांध के लिए जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है। माही परियोजना सरदारपुर धार जिले में है। सरदारपुर तहसील के लाबरिया गांव के पास माही नदी पर माही परियोजना को स्थित किया गया है। 1985 में निर्मित हुई। धार एवं झाबुआ में सिंचाई से इसको लाभ दिया जाता है। माही नर्मदा के लिंक प्रोजेक्ट 2017-18 में मंजूरी अभी वर्तमान में मिल चुकी है। फिर आती है बाण सागर परियोजना, यह शहडोल जिले में है, देवलौंद की। सोन नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की 3 स्टेट की बाण सागर परियोजना जानी जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की, जिसमें क्रमशः मध्य प्रदेश को 2 अनुपात, बिहार को 1 अनुपात और उत्तर प्रदेश को 1 भाग में बंटवारा किया गया है। इसकी लंबाई 1020 मीटर है। मध्य प्रदेश को 20,000 हेक्टेयर से सिंचाई लाभ से बाण सागर परियोजना से लाभ मिलता है। फिर आता है कोलार परियोजना। नर्मदा की सहायक है कोलार नदी, इस पर ही कोलार परियोजना बनी है। लावाखेड़ी गांव सीहोर में इसको बनाया गया है और भोपाल शहर में इसको जलापूर्ति जो है कोलार परियोजना से की जाती है। मान परियोजना, मान परियोजना धार जिले के जीराबाद में है। इसका निर्माण 2009 में किया गया था। धार जिले के मनावर और गंधवानी तहसील के 53 गांवों को सिंचाई सुविधा इससे प्रदान जो है की जाती है। कुछ अन्य परियोजनाएं भी हैं। एक परियोजना आती है आहू परियोजना, हालांकि निर्माण इसका जारी है, लेकिन सुन लो, आहू परियोजना आगर मालवा एवं शाजापुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। सिंचाई क्षेत्र 4800 हेक्टेयर क्षेत्र में है। सिंचाई प्रणाली प्रेशराइज्ड पाइपलाइन है। पूर्णता लक्ष्य जो है 2028 तक बनने का इसका लक्ष्य रखा है कि आहू परियोजना आगर मालवा शाजापुर में है, 2028 तक बन गया है, पूर्ण होने की बात यहाँ पर की जा सकती है। अन्य परियोजनाएं, अब देखो बहुत सारे मैप पे ना बहुत छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको याद करा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर। अगर आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन शायद छोटा है तो दिखेगा नहीं। चलिए खैर हम परियोजनाओं पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए बात करेंगे मुरैना में पगारा बांध है, प्रथम है, ठीक है। उसके बाद श्योपुर में पोकटे बांध, बंजारा बांध है। शिवपुरी में मोहिनी सागर बांध, अटल सागर बांध है। बांध की जाए ग्वालियर में पसीहारी बांध, तेघरा डैम और हरसी बांध है। दतिया में भांडर नहर परियोजना, सिंध बैराज सागर परियोजना है। बात की जाए ललितपुर उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध और राजघाट बांध है। टीकमगढ़ में तालाब जोड़ो परियोजना है। छतरपुर में दोधन बांध, उर्मिला परियोजना, नरगवा परियोजना और बरियापुर परियोजना है। बात की जाए पन्ना में कैन परियोजना है। सतना में कुलगाड़ी परियोजना है। रीवा में टोंस परियोजना है, ध्यान रखिएगा। और बात की जाए सिंगरौली में गुलाब सागर परियोजना है। बात की जाए शहडोल में बाण सागर परियोजना है। कटनी में कोहिरा बांध है केन नदी पर। जबलपुर में बरगी सागर और अवंती सागर परियोजना है। डिंडोरी में बिलगाम बांध है। मंडला में मटियारी हेलोन भावर परियोजना है। बालाघाट में धूती बांध, बावन थड़ी बांध है। सिवनी में भीमगढ़ संजय सरोवर संजय गांधी परियोजना है। छिंदवाड़ा में पेंच परियोजना, सीतारेबा परियोजना है। बैतूल में काली सागर पारस डोहे परियोजना है। बुरहानपुर में भक्सा परियोजना है। खंडवा में गांधी सागर परियोजना, शुक्ता परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना है। खरगोन में देजला देवड़ा परियोजना, महेश्वर परियोजना, साटक परियोजना, कुंटा परियोजना है। अलीराजपुर में आजाद या जोबट परियोजना है। धार में मान और माही परियोजना है। इंदौर में घोरल परियोजना है। रतलाम में कोटेश्वर परियोजना है। मंदसौर में गांधी सागर बांध परियोजना है। बात किया बिरसा में सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना है। सागर में कैथ कड़ान बीला परियोजना है। भोपाल में केरबा जलाशय है। रायसेन में पलकमती परियोजना या बारना परियोजना है। सीहोर में कोलार परियोजना है। नरसिंहपुर में चिंकी परियोजना है। नर्मदापुरम में तबा परियोजना है। अगर हम यहाँ पर बात की जाए राजगढ़ में कुंडलिया, बड़ोरिया, बांसखेड़ा, मोहनपुरा नेवज नदी पर है और मतनपुर पार्वती नदी पर है। ये आपकी सारी परियोजनाएं हैं। तो लगभग हमने यहाँ पर जो है सारी परियोजनाओं को यहाँ पर कवर कर लिया।
कोई छूटा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपको अगर लग रहा होगा कि मैंने जल्दी बोल दिया है तो एक बात ध्यान रखना है, वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप अपने लिखते चले जाना तो आपको याद हो जाए, क्योंकि अगर हम एक एक करके धीरे धीरे बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही, आपको ध्यान रखना है। और हालांकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये लो, मैं ऊपर वाला हिस्से को जूम कर देता हूं, ठीक है, फिर यहाँ के जूम कर देता हूं, फिर यहाँ से ले लो, उसके बाद यहाँ का ले लो, फिर यहाँ से ले लीजिए, एक बीच का ले लीजिए, ये लीजिए। तो अब ये सारी आप लोगों ने जो है आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर लिख लिया होगा, भाई इतनी हेल्प आपकी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे परियोजना, जिला, नदी और कुछ उसके पॉइंट के बारे में। जैसे शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबट, अब आप लिखते भी जा सकते हो, अभी हमने मैप पे बात की है, मैप पे दिखा दिया, अब हम रिटर्न बात करेंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर जोबट परियोजना अलीराजपुर में है, हथनी नदी पर है, धार एवं अलीराज क्षेत्र को सिंचाई पूर्ति होती है। अपर वेदा परियोजना खरगोन जिले में है, वेदा नदी पर है, 13,365 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। अटरिया परियोजना कटनी जिले में है, हरण नदी पर है और जबलपुर कटनी क्षेत्र में सिंचाई होती है। हालोन परियोजना मंडला जिले में है, आपकी हालोन नदी पर है, 11,736 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। राजघाट परियोजना जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहते हैं, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना विदिशा रायसेन जिले में है, हलाली नदी पर है और इसमें 945 मीटर लंबा 29.57 मीटर ऊंचा थाल जलाशय भी कहते हैं। भीमगढ़ या संजय सरोवर सिवनी जिले में है, बैनगंगा नदी पर है। अपर बैनगंगा योजना एशिया की सबसे बड़ी मिट्टी का बांध है। पगारा बांध मुरैना जिले में है, आसन नदी पर है, गोहद क्षेत्र को इससे लाभ मिलता है। पेंच व्यपवर्तन परियोजना छिंदवाड़ा जिले में है, पेंच नदी पर है, छिंदवाड़ा सिवनी जिले में सिंचाई होती है, 500 मेगावाट क्षमता को मिलती है। थावर राजीव गांधी परियोजना नैनपुर मंडला में है, थावर नदी पर है, 48 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। रनगमा परियोजना छतरपुर जिले में है, केन नदी पर है, 1992 में पूर्ण हुई बनहिल नाले में बांध निर्मित है। महान गुलाल सागर परियोजना सीधी जिले में है, महान नदी पर है, बनास की सहायक नदी पर स्थित 2009 में पूर्ण हुई। मोहिनी सागर सिंध परियोजना शिवपुरी जिले में है, सिंध नदी पर है, 1072 मीटर लंबा बांध है। मड़ीखेड़ा बांध अटल सागर नाम से प्रसिद्ध है। बीला बांध सागर जिले में है, बीला नदी पर है, 1973 में पूर्ण हुई, सागर छतरपुर सिंचाई के लिए जानी जाती है। उर्मिल परियोजना छतरपुर जिले में है, उर्मिल नदी पर है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल परियोजना बहुत इंपोर्टेंट है। बरियापुर परियोजना छतरपुर पन्ना की सीमा पर है, केन नदी पर है, बरियार लेफ्ट बैंक और उमराय ब्रांच नहर से निकाली गई है, यह भी बहुत इंपोर्टेंट है। हरसी परियोजना ग्वालियर में है, पार्वती नदी पर है, 1911 से 1935 में निर्मित हुई है, मिट्टी का बांध है, 65,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए जानी जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपोर्टेंट है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसे NHDC कहते हैं, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी NHPC और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ज्वाइंट रूप से। इसका उद्देश्य क्या है? नर्मदा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का विकास और संचालन करना। NHDC इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध जैसी जल विद्युत परियोजना का संचालन करती है। NHDC इंदिरा सागर ओमकारेश्वर जलाशय का उपयोग 525 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे जिले और परियोजनाएं। जिले और परियोजनाओं की बात करेंगे, कौन से जिले में कौन सी परियोजना है, फिर नदियों के किनारे शहर की बात करेंगे। अंतिम पड़ाव पर हम चल रहे हैं। अगर मालवा में बात की जाए तो कांटखेड़ी, कछाल और दातूनी परियोजना है। अशोकनगर में चंदेरी परियोजना है। उज्जैन में इंदौर बैराज है। बैतूल में पारस ढोए काली सागर है। बुरहानपुर में भवसा है, भावसा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। डिंडोरी में बिलगांव, मुर्की, खरमेर, डिंडोरी, करंजिया है। देवास में दातुनी परियोजना है। धार में कारम माही मान परियोजना है। दतिया में खर्रा घाट, भांडेर नहर, सिंध बैराज सागर है। दमोह में पंचम नगर, जूड़ी, साजली और आपकी सतचारू परियोजना है। पन्ना में पबई, मड़गाय, रुंज, पतने परियोजना है। हरदा में माचक, खिरकिया, हंडिया बैराज है। रीवा में टॉन्स परियोजना है। मऊगंज में नईगढ़ी परियोजना है। रायसेन में बारना, पलकमती, दीवानगंज परियोजना है। सागर में बात किया है तो सूरजपुरा, सोनपुर, कैथ, कड़ान, बीला और बीना परियोजना है। सतना में रामनगर परियोजना है। सिंगरौली में गोंड परियोजना है। सीधी में महान विस्तार, गुलाब सागर परियोजना है। सीहोर में कोलार, घोगरा, खरसानिया परियोजना है। शिवपुरी में बात किया है तो लोअर मोहिनी सागर, अटल सागर, मड़ीखेड़ा परियोजना है। टीकमगढ़ में बात किया है तो वान सुजारा परियोजना है। वहीं अगर बात की जाए मंदसौर में रामगढ़ सुवासारा परियोजना है। जबलपुर में
बगराजी हिरन सीता खुदरी बरगी परियोजना है। खंडवा में इंदिरा सागर शुक्ता आमलिया परियोजना है। छतरपुर में बरियारपुर श्यामहरी सिंहपुर तरपेड़ बैनी सागर नरगवा उर्मिल परियोजना है। शिवपुर में काकेतु बांध बंजारा बांध है। राजगढ़ में कुंडलिया बड़ोदिया बांसखेड़ा मोहनपुरा पतनपुर परियोजना है। अलीराजपुर में जोबट परियोजना और शोंडवा परियोजना है। खरगोन में साटक डेजरा देवड़ा महेश्वर बांध है। बालाघाट में धोती बांध नेहल सेरा चंदन नदी बावन थड्डी राजीव गांधी सागर बांध है या परियोजना है। मंडला में मटियारी हेलोन थाबर परियोजना है। कटनी में कोहिरा परियोजना है। ग्वालियर में रमुआ सिंचाई परियोजना है। पहिसारी बांध है। तिघरा बांध है। हरसी नहर है। मुरैना में पगारा बांध है जो कि प्रथम बांध है। भोपाल में करेबा जलाशय है। नरसिंहपुर में चिंकी परियोजना है। सिवनी में भीमगढ़ बांध जिसे संजय गांधी बांध भी कहते हैं। इंदौर में चोरल परियोजना है। छिंदवाड़ा में पेंच बेपवर्तन और सीता रेवा है। तो भाई साहब ये जिले और परियोजनाएं हैं इंपोर्टेंट है। अब इसमें से कुछ बहुत इंपोर्टेंट है जो आपको जैसे लग रहा है, जैसे आगर मालवा की इंपोर्टेंट है, उज्जैन की इंपोर्टेंट है ना, धार की इंपोर्टेंट है, बात की जाए जैसे दतिया की इंपोर्टेंट है, अब बात की जाए रीवा की भी आती है ना, ये आपकी सीहोर की आती है, शिवपुरी की आती है। यहाँ पर बात किया तो टीकमगढ़ की नहीं, जबलपुर की आती है। छतरपुर की याद करनी पड़ेगी, शिवपुर की याद करनी पड़ेगी, अलीराजपुर की है ना, इसमें आपकी देखा जाए तो मंडला की, ग्वालियर की नहीं, मुरैना की, यहाँ पर आप नरसिंहपुर की, यहाँ पर सिवनी की, छिंदवाड़ा की। तो कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना याद ज्यादा हो सके उतना, एक दो बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएंगे। चलिए नदियों के किनारे प्रमुख शहरों की बात करेंगे। जैसे नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, बरमान घाट, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बड़वाय, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, अमरकंटक, सूलपाड़ी जंगम शहर जो है बसे हुए हैं। अब देखो अगर आप मैप रख के बैठे हो तो आपको मैप पे जो है एक लाइन से नर्मदा नदी के बहते हुए आसपास शहर दिख रहे होंगे। चंबल नदी पर महू, नागदा, मुरैना, रतलाम, श्योपुर शहर है। काली सिंध नदी पर देवास, सोनकच्छ है। सोन नदी पर शहडोल, सीधी, सिगरौली शहर है। शिवना नदी पर मंदसौर शहर है। माही नदी पर धार शहर है। तवा पर पचमढ़ी तवानगर बसा है। खान नदी पर इंदौर शहर बसा है। सिंध नदी पर दतिया शिवपुरी शहर बसा है। बेतवा पर सांची, ओरछा, अशोकनगर, विदिशा शहर बसा है। ताप्ती पर सूरत, मुल्ताई, भुसावल, बैतूल, नेपानगर बसा है। और पार्वती पर अष्टा सीहोर शहर बसा हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे, बस अंतिम हमारा पेज है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। कौन सा जलप्रपात कहां पर है ये इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा रहा हूं भाई, 5 लगा देता हूं, 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर जिले में है, 15 मीटर ऊंचा है, उद्गम से 8 किलोमीटर दूर है। दुग्धारा नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर जिले में है, 15 मीटर लगभग ऊंचाई है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट जबलपुर में, संगमरमर के पत्थरों के बीच 18 मीटर ऊंचा है। सतधारा नर्मदा नदी पर है, नरसिंहपुर जिले में है, इस पर भीमकुंड और अर्जुन कुंड जलाशय स्थित है। सहिष्ट धारा नर्मदा नदी पर है, महेश्वर जिले में स्थित है, 8 मीटर ऊंचा है। अब देखो नर्मदा नदी पर कौन कौन सी हो गए, नर्मदा नदी पर 5 हो गए, कपिल धारा, दुग्धारा, धुआंधार, शतधारा और सहिष्ट धारा। बात किया चचाई जो है बीहड़ नदी पर है, सिरमौर रीवा में है, 130 मीटर ऊंचा है। बहुटी सेलर नदी पर है, मऊगंज जिले में है, 198 मीटर ऊंचा है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है आपका क्या है जलप्रपात है। केवटी महाना नदी पर है, रीवा में है, 130 मीटर ऊंचा है, एक सूखा एवं एक नदी जलप्रपात है। यहाँ एक सूखा एवं एक नदी जलप्रपात है। पाताल पानी चंबल नदी पर है, वेरी इंपोर्टेंट, इंदौर में है, 18 मीटर ऊंचा है। टंटैया भील की समाधि पाताल पानी में ही स्थित है। झाड़ी दहाई जलप्रपात की बात किया तो चंबल नदी पर है, इंदौर में है। पूर्वा जलप्रपात तमसा नदी पर है, रीवा में है, 70 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। मंदार एवं दर्दी नर्मदा नदी पर है, ये खंडवा जिले में है। मंदार जो है 12 मीटर ऊंचा है। ये दोनों अलग अलग हैं, तो एक ही नाम मान लो। भालकुंड जो है बीना नदी पर है, सागर जिले में है, 38 मीटर ऊंचा है। राहतगढ़ जलप्रपात भी भालकुंड जलप्रपात को कहते हैं। अनहोनी कानन नदी पर है, छिंदवाड़ा जिले में है, भूमिगत ऊर्जा का स्रोत है। गांगुलपारा जलप्रपात बैनगंगा नदी पर है, बालाघाट जिले में है, गांगुलपारा बांध भी कहते हैं। पांडव जलप्रपात केन नदी पर है, पन्ना जिले में है, महाभारत काल का पांडव का वर्णन है। डचेस, अप्सरा, जमुना, बी फॉल ये तवा तथा पर्वतीय क्षेत्र में संबंधित है, पंचमढ़ी में स्थित है, वर्षा के दौरान यह दिखाई देते हैं। चलो अब जल्दी से हम एक बार याद कर लेते हैं। कपिल धारा नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में है, दुग्धारा नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में है, धुआंधार नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट जबलपुर जिले में है, सतधारा नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर जिले में है,
सहस्त्रधारा नर्मदा नदी पर महेश्वर जिले में है। बात किया चचाई बीहड़ नदी पर सिरमौर रीवा जिले में है। बहुटी सैलन नदी पर मऊगंज में, सबसे ऊंचा है मध्य प्रदेश का बहुटी। केवटी महाना नदी पर रीवा में है। पाताल पानी चंबल नदी पर इंदौर में है। झाड़ीदाय चंबल नदी पर इंदौर में है। पूर्वा तमसा नदी रीवा में है। मंदार एवं दर्धी नर्मदा नदी खंडवा जिले में है। भालकुंड वीना नदी सागर में है। अनहोनी कान्हन नदी छिंदवाड़ा में है। गांगुलपारा बेनगंगा बालाघाट में है। पांडव के नदी पन्ना में है। डचेस अप्सरा जमुना बीफल पर्वतीय क्षेत्र पचमढ़ी क्षेत्र से संबंधित है। कुछ अन्य जलप्रपात है जैसे दतिया में डगोना और शनकुआ है। रीवा में पियावन बेलोही है। दमोह में निदान है। शिवपुरी में भूरा खोई सुल्तानगढ़ बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, लेकिन अब इस बुक में देखो हर डेटा को रखा गया है तो याद कर लो। दतिया में डगोना सनकुआ, रीवा में पियावन बेलोही, दमोह में निदान, शिवपुरी में भूरा खोई सुल्तानगढ़ और पावा, मांडू में काकड़ा खो, सिवनी में शंकर खो और पायली, डिंडोरी में दगोना और बालाघाट में मलघर देव नदी पर स्थित है। कुछ तथ्य है जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। राजीव सागर बावनथड़ी बालाघाट में है। संजय सरोवर बैनगंगा शिवनी में है। काली सागर बांध परियोजना तथा पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं हैं। सरदार सरोवर मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कभी आ जाए सरदार सरोवर, सरदार सरोवर जो है 4 राज्यों की है। कौन कौन से 4 राज्य? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की यह संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परीक्षावान, ग्रेटर गंगेऊ, सिंघलपुर उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं। राजघाट, परीक्षावान, ग्रेटर गंगेऊ, सिंहपुर उर्मिल परियोजना, ये चारों परियोजनाएं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की है। कुछ एग्जाम पॉइंट इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध तो हम कहेंगे बरगी बांध है, 5357 मीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध है, जिसकी जल धारण क्षमता 92 मीटर है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुटी जलप्रपात है, सैलन नदी पर है, मऊगंज जिले में स्थित है। चचाई जलप्रपात किस पर है? बीहड़ नदी पर है, रीवा में है। तो देखो भैया, मैंने यहाँ पर जो है सारे यहाँ पर क्वेश्चनों को आज बात किया। आज हमने किस टॉपिक पर बात की है? तो आपको ये नहीं भूलना है, हमने मध्य प्रदेश की अपवाह तंत्र और नदियों के बारे में बात की है। 6 वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे भाई, ये भी तो सुन लो। एक बार रुको, मैं आपको बता देता हूं। हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की सिंचाई, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की सिंचाई, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में कमेंट हो, आपका जो भी क्वेश्चन हो या जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। थोड़ी मोटिवेशन दे दिया करो, अच्छा लगता है। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।